फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 4 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, पोल्स नेक्स्ट ईयर उत्तराखंड गेट्स अ न्यू चीफ मिनिस्टर, इट्स थर्ड इन 4 मंथ्स। तो जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग उन्हें 6 मंथ्स के अंदर अंदर असेंबली में इलेक्ट होना था, लेकिन वो टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला था और बहुत ही अनलाइकलीहुड था कि वो इलेक्ट हो पाते। इस कारण उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। अब उत्तराखंड को नया चीफ मिनिस्टर मिल गया है, तो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है, जज अपॉइंटेड इन फ्रांस टू प्रोब रफाल डील चार्जेस। तो जो डसॉल्ट बिल्ट रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि इंडिया ने खरीदे थे, 36 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, तो उसमें एलिज्ड करप्शन और फेवरेटिज्म की बात थी। इस कारण फ्रांस में जुडिशियल प्रोब शुरू हो गया है कि क्या एलिज्ड करप्शन और फेवरेटिज्म था या नहीं था। तो अथॉरिटीज़ इन फ्रांस हैव इनिशिएटेड अ जुडिशियल प्रोब इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन। 2016 में ये इंटर गवर्नमेंटल डील हुई थी जिसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि इसमें करप्शन और फेवरेटिज्म हुआ है, तो उसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन होगी और जुडिशियल प्रोब होगी, तब पता चलेगा जो भी है। यहाँ पे थर्ड न्यूज़ है, स्टॉक लिमिट्स ऑन पल्सेस गवर्नमेंट ऑर्डर फ्लाइज इन फेस ऑफ फार्म लॉ। तो 3 फार्म लॉज आए थे जिसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। जो उसमें से थर्ड फॉर्म लॉ था जिसके लिए प्रोटेस्ट एज कंपेयर टू बाकी 2 फॉर्म लॉज के कंपैरिजन में कम हुए थे। तो द न्यू ऑर्डर इज टोटली एट वेरियंस विद द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 दैट वाज वन ऑफ द 3 लॉज हुज रिपील हैज बीन सॉट बाय फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। दिस एक्ट अगेंस्ट विच द प्रोटेस्ट हैव एक्चुअली बीन लेस कंपेयर टू द अदर 2 लॉज, क्योंकि जो बाकी 2 लॉज थे उसमें से एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इनेबल कर रहा था और दूसरा ये था कि एपीएमसी के बाहर भी खरीद बेच हो सकती थी। It allowed clamping of stock holding limits only under conditions of war। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट में ये बोला गया था जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स है वो तभी लगाई जा सकती है अगर वॉर की कंडीशन हो या फेमाइन की कंडीशन हो या नेचुरल कैलेमिटीज़ ऑफ ग्रेव नेचर हो गया हो या तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया हो, तो तभी गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाएगी, वरना स्टॉक होल्डिंग लिमिट नहीं होगी। जो ट्रेडर, रिटेलर, होलसेलर जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अभी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी यहाँ पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। तो इसमें यही कहना है जो लॉज हैं वो इफेक्टिवली बरी ही हो चुके हैं। तो विद प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एंड एडिबल ऑयल ऑन द राइज, द थ्रेट ऑफ रिन्यूड फूड इन्फ्लेशन फ्रॉम अ स्टॉल्ड मानसून इज द लास्ट थिंग द गवर्नमेंट वांट्स। नॉट सरप्राइजिंग कि इन्होंने स्टॉक लिमिट लगा दी पल्सेस ट्रेड पे। तो जो लॉ था, रिफॉर्म लॉ कि हम क्लैंपिंग नहीं करेंगे स्टॉक लिमिट की, तो वो अभी से शुरू हो गई है। तो यही है कि जो लॉज हैं वो इफेक्टिवली बरीड हो चुके हैं। अब यहाँ पर गवर्नर कालराज मिश्रा, उनकी बायोग्राफी आ रही जिसका नाम है निमित्त मात्र हूँ मैं। ठीक है, ये आप याद रख भी सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, तो जो लिमिट लगा सकते हैं वो तब लगा सकते हैं जब किसी का इन्फ्लेशन 50% है उससे ज़्यादा हो गया ओवर द प्रिवेलिंग इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो पिछले 12 महीने के से कंपेयर करो और उससे 50% से ज़्यादा प्राइस राइज हो गया हो, तो गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा सकती थी। तो ये उस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अमेंडमेंट में ही लिखा था कि वॉर, ग्रेव नेचर, इन सारी चीज़ों में लगा सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो तब भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ स्टेट्स कंसिडरिंग अपील बिफोर बिगर बेंच। तो कल मैंने आपको ये वाली न्यूज़ बताई थी, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंटर की जो रिव्यू पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया था और उन्होंने बोला था इस रिव्यू पिटीशन में कुछ है नहीं। उन्होंने रिव्यू पिटीशन इसलिए डाली थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में बोला था कि स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं है एससीबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 102 अमेंडमेंट के बाद जो सारी पावर है एससीबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, मतलब एक्सक्लूसिवली सेंटर ही ये काम कर सकता है। तो अब यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये कहना है, राइट्स ऑफ द स्टेट्स कैन बी प्रोटेक्टेड आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन May 5 इंटरप्रेटेड द 102 अमेंडमेंट टू होल्ड द पावर टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल्स विल नाउ एक्सक्लूसिवली विद द प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला था कि 102 अमेंडमेंट के बाद जो पावर है आइडेंटिफाई और नोटिफाई करने की सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की सेंटर और स्टेट लेवल्स दोनों लेवल पे जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। तो इस जजमेंट को फिर रिव्यू पिटीशन के लिए डाला गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द ओबीसी लिस्ट इज दैट दीज हैव अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेंट्रल लिस्ट होती है ओबीसी की और एक स्टेट लिस्ट होती है। तो जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें स्टेट भी रिकॉग्नाइज कर सकता था 102 अमेंडमेंट से पहले, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 102 अमेंडमेंट के बाद अब स्टेट्स के पास ये पावर नहीं रहेगी, ये पावर एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के पास है।
So there is a central list that the center maintains and a separate list state maintains, wherein the states are in charge of identifying and notifying backward classes. As far as the Maratha reservation issue in Maharashtra is concerned, we believe that the matter lies solely with the purview of the state government. तो जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर उनका भी ये कहना है जो महाराष्ट्र में मराठा को रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो सोलली स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है अभी सेंटर के पास आ गई है और मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पर्व्यू में आ गया है यूनियन गवर्नमेंट के। तो इसी के लिए रिव्यू जजमेंट डाला था। तो वी आर वेरीफाइंग वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू अपील टू अ बिगर बेंच or that could look into the issue. If this is no longer possible, only then we consider bringing an amendment to the parliament. तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशंस को जो चैलेंज करी थी महाराष्ट्र में मराठा के रिजर्वेशन को, तो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018, जिसमें इसलिए भी चैलेंज किया जा रहा था कि इससे जो कोटा की लिमिट है 50% उसको ब्रीच कर रहा है, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में ये बोला गया था कि कोटा की लिमिट 50% होनी चाहिए, लेकिन इस एक्ट की वजह से वो भी ब्रीच हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन रिड्यूसेस द 2 सेपरेट लिस्ट फॉर ओबीसी। तो जो मैंने आपको बताया ओबीसी की 2 लिस्ट मेंटेन होती थी, एक सेंटर के द्वारा एक स्टेट के द्वारा, तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब एक ही लिस्ट होगी जो सिर्फ प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा और सिर्फ वो पार्लियामेंट के थ्रू भी अमेंड हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन अब स्टेट सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको ओबीसी में नोटिफाई कर दो, इसको डी नोटिफाई कर दो, लेकिन जो फाइनल पावर होगी वो प्रेसिडेंट के पास ही होगी और अमेंडमेंट उसको सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कस्टोडियन होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का। इसको 1891 में बनाया गया था और ये इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था। इट इज़ द बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की बिगेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी है। इसके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जैसे पब्लिक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट पेपर्स, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, तो ये सारी चीज़ों का नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, मतलब इसकी ये बहुत पहले बनी हुई है 1891 की। होमलेस पीपल टू शुड वर्क फॉर कंट्री, बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि स्टेट इतना कुछ प्रोवाइड करता है होमलेस पीपल को, तो अब उन लोगों को भी काम करना चाहिए कंट्री के लिए, वरना उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाएगी। तो द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन सैटरडे सेड दैट प्रोवाइडिंग फ्री शेल्टर एंड फूड टू द होमलेस, कि अगर हम फ्री शेल्टर देंगे और फ्री फूड देंगे होमलेस को, बैगर्स और पेवमेंट ड्वेलर्स को जो कि ऐसे रोड पर रहते हैं, तो इससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर हम उनसे बदले में कुछ नहीं मांगेंगे कि आप कंट्री के लिए कुछ करो। इट एडेड दैट एवरीथिंग कांट बी प्रोवाइडेड टू देम बाय द स्टेट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना है कि स्टेट सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, स्टेट के पास भी अपनी फिजिकल लिमिट्स होती हैं। तो जो PIL थी जिसमें बोला गया था, एक PIL फाइल की गई थी ये जो होमलेस पीपल है इनके लिए कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस मील एक दिन में 3 बार, साथ ही फ्री शेल्टर, क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स, बाथरूम्स, फ्री पोर्टेबल वाटर, सोप्स एंड सैनिटरी नैपकिन्स। तो इसमें हाई कोर्ट ने बोला है जो होमलेस लोग हैं उनको भी कंट्री के लिए काम करना चाहिए उससे पहले कि हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करें। तो वेयर इज़ द प्रोविजन दैट दे विल ऑल्सो वर्क। तो PIL ने ये वाली बात तो कही ही नहीं गई है कि उनको देश के लिए भी काम करना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड इज़ प्रोवाइडेड टू देम अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। और बॉम्बे हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सारे लोग काम कर रहे हैं, और एवरीथिंग कांट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, अदरवाइज उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। तो यू आर जस्ट एनकरेजिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटिशनर से ये भी बोला आप ये सारी चीज़ें करके सिर्फ उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने को एनकरेज कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने डिस्पोज करते हुए PIL को बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और BMC ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं फूड प्रोवाइड करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करने के लिए, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं एंड दैट नो डायरेक्शन वाज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर ऑगमेंटिंग द सेम। और इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी इसको बढ़ाने के लिए। ऑन June 16 द कोर्ट हैड sought टू नो व्हाई शेल्टर होम्स कांट बी बिल्ट इन एवरी वार्ड वाइल BMC हैड सफिशिएंट फंड्स। क्योंकि BMC के पास सफिशिएंट फंड्स है तो वो हर जगह तो फिर शेल्टर नहीं बना सकता है। तो ऑन सैटरडे द BMC काउंसिल सबमिटेड अ डॉक्यूमेंट जिसमें साइन किया गया कि वो कितना कुछ कर रहे हैं। साथ ही उनको फ्री फूड देने के लिए शिव भोजनालय नाम की एक मील भी फ्री मील्स प्रोवाइड करते हैं। अब कोवैक्सिन की एफिकेसी रेट 77.8 है, ऐसा भारत बायोटेक का कहना है फेज 3 ट्रायल्स के बाद, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अगेंस्ट इसकी एफिकेसी सिर्फ 65.2% है। लेकिन वैक्सीन ने हायर एफिकेसी देखी है अगर सीवियर कोविड है 93.4% की। तो ये अलग अलग एफिकेसी रेट है। और नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये फर्स्ट वाला आर्टिकल मुझे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसमें 1991 में जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है हमने उसे कैसे डील की। तो यहाँ पे गवर्नेंस नीडेड अर्जेंटली
ये जो फिल्म में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं, जो स्पॉट बॉयज़ वगैरह होते हैं, उनको पैंडमिक के चलते उनकी इनकम कैसे कम हो गई और उनको सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, इस बारे में आर्टिकल है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे द एब्सर्डिटी ऑफ 2 चाइल्ड नॉर्म। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो गया है, जो कि स्लाइटली हायर है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। तो 2.1 वो रेट होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, क्योंकि अगर 2.1 है TFR तो इसका मतलब पॉपुलेशन आपकी कांस्टेंट हो गई और पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, क्योंकि पेरेंट्स जो माँ बाप हैं उनके आगे 2 बच्चे वो और छोड़ कर जाएंगे, तो इससे क्या हुई, पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई। तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, जो कि बहुत कम ही स्लाइटली हायर है रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से। द स्टेट व्हेन अ कपल इज रिप्लेस बाई 2 चिल्ड्रन, जब कपल 2 चिल्ड्रन से रिप्लेस होते हैं। 25 आउट ऑफ 20 स्टेट्स एंड 6 आउट ऑफ 8 यूटीज में, जहाँ पे अर्बन एरियाज वहाँ पे TFR 2.1 है, उससे कम हो चुका है। ऑथर ने बोला हम पहले कंट्री थे जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1952 में। 25 साल तक, स्टार्टिंग के 25 साल तक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब रही। कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस लोगों के पास बहुत ही कम होती थी, फीमेल स्टेरिलाइजेशन ये सारी चीज़ें होती थी, कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस बहुत ज़्यादा कम थी। फिर जो हमने देखा इमरजेंसी के दौरान जो वेसेक्टॉमी की गई, तो वो बहुत ही फोर्स स्टेरिलाइजेशन मैन का किया गया। बाद में कोर्शन के थ्रू हमने फैमिली प्लानिंग करने की कोशिश की, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की। तो पहले हमने फैमिली प्लानिंग के लिए क्या स्टेप्स लिए, उसके बाद इंडिया ने 1994 में ये रिकॉग्नाइज़ किया कि रिप्रोडक्टिव राइट्स और जेंडर इक्वालिटी राइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो जैसे चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब 3 चाइल्ड को भी अलाउ कर दिया है। तो इससे इंडिया का स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया ये बोलता है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स और जेंडर इक्वालिटी ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो हमारी है वो विमेन को इनेबल करती है कि वो अपना फैमिली साइज खुद डिटरमाइन करे। और जो स्टेरिलाइजेशन टारगेट्स हैं उससे गवर्नमेंट ने डिड अवे कर दिया कि अब गवर्नमेंट की कोई स्टेरिलाइजेशन टारगेट्स नहीं है, तो विमेन को फोकस पॉइंट बना दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप डिसाइड करो आपको अपना फैमिली साइज क्या रखना है। तो इंडिया हैज़ मैनेज टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ इस पॉपुलेशन, तो धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन अब कम हो रही है। येट आवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। टू बिगिन विद, विमेंस वेल बींग हैज़ नॉट बीन फुली एश्योर्ड। अगर हम नवंबर 2014 में देखें तो 16 यंग विमेन की मर गई थी जब उनको ट्यूबेक्टॉमी हो रहा था। मास स्टेरिलाइजेशन कैंप लगाए गए होंगे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी के चलते उनकी डेथ हो गई थी। तो जो बर्डन है प्लानिंग का, फैमिली फॉल्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन इंडियन वुमेन। अगर हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग 36% ऑफ मैरिड वुमेन इन द एजेस ऑफ 15 to 49 ईयर्स underwent sterilization as against less than 1% of married men against aged 15 to 54 years। तो अगर हम women को देखें तो वो स्टेरिलाइजेशन करा लेती हैं, लेकिन अगर हम मैन को देखें तो लेस देन 1% है, और साथ ही जो कॉन्डम्स है वो भी मैन बहुत कम यूज़ करते हैं, लेस देन 6%। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो फैमिली प्लानिंग है उसका सारा बर्डन इंडियन विमेन पर आ रहा है। तो देयर इज अ लार्ज नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन अमंग मैरिड विमेन एंड कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस फॉर कपल्स आर लिमिटेड। जो हमारे इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस हैं पब्लिक हेल्थ में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो पब्लिक हेल्थ में या तो वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी का एक प्रोविजन है। तो बिसाइड स्टेरिलाइजेशन, इंजेक्टेबल्स विच वर अप्रूव फॉर यूज इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया 1994, तो उसको पब्लिक सेक्टर में 23 साल बाद 2017 में ऐड किया गया इंजेक्टेबल्स को। बट डिस्पाइट दीज गैप्स, इतने सारे गैप्स के बाद भी हमारा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं और कुछ स्टेट्स वो 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं। तो ऑथर ने बोला है इट रिवील्स अ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज नीडेड टू स्टेबलाइज पॉपुलेशन। अगर हम केरल और तमिलनाडु को देखें तो वहाँ का TFR कम हुआ है, तो हम उससे ये सीख सकते हैं कि वहाँ पर इसलिए TFR कम हुआ है क्योंकि उन स्टेट्स ने इंश्योर किया है कि उनकी जनता को बेसिक सर्विसेज मिलनी चाहिए, साथ ही गर्ल को स्कूलिंग मिलनी चाहिए और अच्छी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा तभी वुमेन की से होगी फैमिली प्लानिंग में कि वो कब बच्चे चाहती है, कितने बच्चे चाहती है। तो नथिंग कुड बी वर्स फॉर इंडिया देन टू एमुलेट चाइनाज नाउ रिवर्स्ड 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो इंडिया को बिल्कुल एमुलेट नहीं करनी चाहिए चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहाँ पे सन की प्रेफरेंस बढ़ गई। तो वहाँ पे सन की प्रेफरेंस बढ़ गई तो उसके कारण उनका सेक्स रेशियो बहुत ही स्क्यूड हो गया है और वहाँ पे सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस होने लगे थे। अब चाइना उसी की वजह से डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ जा रहा है, जहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्किंग फोर्स कम हो रहा है क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हुए थे वहाँ पर। अब इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स and evaluation has projected that India's TFR will drop to 1.3। तो ऑथर ने बोला अगर हम इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिसेस एंड एवेल्यूशन से जो डेटा प्रोजेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमारा TFR 1.3 हो जाएगा 2100 तक। तो हाउएवर वी नीड टू मेक आवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिव, जिसके लिए 3 एक्शन ज़रूरत है। पहला,
जैसे मिसकॉन्सेप्शन होता है कि वेसेक्टॉमी, जैसे मैन को लगता है वेसेक्टॉमी नहीं करानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, ये मिसकॉन्सेप्शन दूर करने। दूसरा, विमेन एजेंसी प्रायोरिटाइज करनी विमेन एजेंसी को, ताकि उनके पास एबिलिटी हो ये चूज़ करने के लिए कि वो कब और कितने बच्चे चाहती हैं। फाइनली, प्रमोट चॉइस एंड डू अवे विद एनी फॉर्म ऑफ कोर्शन। जैसे पहले स्टेट अपने स्टेरिलाइजेशन टारगेट्स रखता था, तो अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और लोगों को खुद की चॉइस प्रमोट करने की आज़ादी दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्स में बोल दिया था कि वो बहुत ही अनइक्विवोकली अगेंस्ट है कोई भी लिमिट सेट करने के लिए कि एक कपल को कितने बच्चे करने चाहिए, और वो खुद से कपल के ऊपर छोड़ दिया गया। रिप्रोडक्टिव राइट्स और जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत सही बात है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर जो इथोपियन सोल्जर्स हैं वो भाग गए हैं। तो इथोपिया, आपको पता है टिग्रे की लोकेशन का है, तो इथोपिया में है। तो थाउजेंड्स ऑफ इथोपियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर वो परेडेड थ्रू द रीजनल कैपिटल ऑफ टिग्रे। तो टिग्रे की लोकेशन इथोपिया में है। तो अब टिग्रियन फोर्सेस ने इथोपिया के जो सोल्जर्स थे उनको हरा दिया है। अभी जो टिग्रे में थी वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी इसी कारण, सिविल वॉर के चलते, जिसके कारण टिग्रे में बहुत ज़्यादा हंगर आ गया था। वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ हो रही थी, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था। लेकिन अब इथोपिया की फोर्सेस हार गई हैं, तो अब उसके आगे देखना है कि वहाँ पे सिविल वॉर में क्या अब कंडीशन आती है। तो आई ऑफ फायर देखी गई मैक्सिकन वाटर्स में, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले युकाचन पेनिनसुला गए। तो युकाचन पेनिनसुला मैक्सिको में है, तो इसकी लोकेशन युकाचन पेनिनसुला की मैक्सिको में है। तो वहाँ पे गैस लीक हो गया था अंडर वाटर पाइपलाइंस की, जिसकी वजह से ये आग लग गई थी, जिसको आई ऑफ ब्लेज भी बोला जा, आई ऑफ फायर भी बोला जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं FPI इज अनफेज्ड बाई हाई वैल्यूएशन, कोविड वॉज इन्वेस्ट 60,000 करोड़ इन 6 मंथ्स। तो ये देखा गया कि हाई वैल्यूएशन और शार्प राइज कोविड केसेस के बजाय भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी बुलिश रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया की इकॉनमी में। तो ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि रिकवरी हो सकती है इकॉनमी की। अगर मीडियम टर्म में देखें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं FPI फ्लोज कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, ड्रिवन बाई रिकवरी एंड ग्रोथ। ये खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं कि FPIs बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। सेकेंड ये है फर्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट बाय गूगल। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज थे उनको अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट देनी थी हर महीने, तो अब पहली कंप्लायंस रिपोर्ट दे दी गई है। तो फर्स्ट कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन वॉलंटरी रिमूवल ऑफ ऑफेंसिव पोस्ट पब्लिश बाय देम एज पर IT रूल्स अ बिग स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। तो इससे ट्रांसपेरेंसी समझ आती है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। तो न्यू IT रूल्स के तहत जो लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं उनको हर महीने एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, जिसमें वो ये बताएंगे कि कितनी कंप्लेंट्स उनके पास आई और कितनी कंप्लेंट के लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया है। तो गवर्नमेंट हैज़ कन्फ्रंटेड ट्विटर फॉर डेलिब्रेट डिफाइंस इन फेलियर टू कंप्लाई विद कंट्रीज न्यू IT रूल्स। लेकिन जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ट्विटर है वो इन सारे रूल्स को नहीं मान रहा है और अभी तक उन्होंने ऑफिसर्स तक को अपॉइंट नहीं किया है, जिसके कारण उन्होंने अपनी सेफ हार्बर इम्यूनिटी वो भी लूज़ कर दिया है। सेफ हार्बर इम्यूनिटी के लूज़ करने के बाद अब ट्विटर सिर्फ एक मीडिया पब्लिशर की तरह है। उससे पहले सोशल मीडिया जो ट्विटर था उसको एक प्रोटेक्शन मिलती थी कि उसकी जो ट्विटर है उस पर अगर कोई भी चीज़ होस्ट होगी तो उसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन अब उसके लिए ट्विटर रिस्पॉन्सिबल होगा और ट्विटर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है अंडर IPC। तो apart from publishing periodic compliance reports every month, the rules also require disclosure on the number of specific communication links or parts of information। तो साथ ही ये बोलना है कि कितनी कम्युनिकेशन लिंक्स आई थी रिपोर्ट में, सारी चीज़ें भी बतानी है और कैसे ऑटोमेटेड टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कितना उन्होंने वो किया है। रैंसमवेयर अटैक बिफोर हॉलीडे लीव्स कंपनीज इन US स्क्रैम्बलिंग। तो अब US का ये कहना है कि वापस से रशिया ने साइबर अटैक किया उनके ऊपर। तो ये चलता रहता है, US ये बोलता रहता है कि रशिया उन पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये बोलना रहता है कि रशिया ने उन पर अटैक किया। तो रेवल गैंग, अ मेजर रशियन स्पीकिंग रैंसमवेयर सिंडिकेट, अपीयर्स टू बी बिहाइंड द अटैक, जिन्होंने सॉफ्टवेयर सप्लायर कॉल्ड कसिया को टारगेट किया था। अब हमारे जो फॉरेक्स हैं वो वापस से बहुत सर्ज हाई हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 608,999 तक पहुँच गए हैं। तो इसमें ये 4 चीज़ें होती हैं फॉरेक्स में। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, SDRs, रिजर्व ट्रांस पोजीशन। तो रिजर्व ट्रांस पोजीशन से रिलेटेड इस बार प्रेजेंस में शायद क्वेश्चन भी आया था। तो कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज्ड बाई 5.066 बिलियन टू टच अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 608.999 बिलियन इन द वीक। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से बढ़ा है क्योंकि एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता रहता है जो भी ये गोल्ड रिजर्व से SDRs होते हैं। तो गोल्ड रिजर्व्स रेज हो गए हैं। उसके बाद जो SDR हैं वो अनचेंज रहे हैं। साथ ही कंट्रीज़ की जो रिजर्व पोजीशन है IMF के साथ वो थोड़ी मार्जिनली बढ़ी है, भले ही हमारे फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कितना एप्रिसिएशन हुआ है, कितना डिप्रिसिएशन हुआ नॉन US करेंसीज में, जैसे कि यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन। आई थिंक आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।